हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही ज्यादा मजेदार, क्योंकि आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 30 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये जो चैप्टर है इसे अपन अच्छे से समझेंगे और बेहतरीन तरीके से आज थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में किया वैसे इस चैप्टर में भी करेंगे। आज की क्लास में केवल थ्योरी थ्योरी करेंगे, अगली प्रश्नावली वो अगली क्लास में प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी इस थ्योरी वाले पार्ट को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें यही समझना है कि वे रैखिक समीकरण हैं वो क्या होते हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, जब तक यही नहीं समझ में आएगा तो हम करेंगे क्या इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि मेरे पास मेन तो यही है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसकी घात एक होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा बहुपद में कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, कि जिनकी घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। सिमिलरली इसमें भी हमें पता है जिस समीकरण के में चर की सबसे बड़ी घात मतलब एक होती है, मतलब जिस समीकरण की सब पावर कितनी होगी, एक होगी, उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। और इस चैप्टर में हमें रैखिक समीकरण के बारे में ही पढ़ाई करनी है, अध्ययन करना है। तो जैसे कि उदाहरण दे दिया है मैंने, पर 2x + 3 = 7। ठीक है, ये मेरे पास पहला एक चर में बहुपद है, वो सॉरी पिछले वाले फ्लो चल रहा है, एक चर वाला समीकरण है। सर ये क्या बात कर रहे हो आप? इसमें देखो ना मेरे भाई इसमें देखो, पहला एक चर में क्या है, इसमें 2x जो है, x किसके पास है 2, तो ये वाला पद जो है वो चर पूरा हो गया। चर इसमें क्या है भाई? चर इसमें 2x है। अचर क्या है? 3 है और 7 है। अचर क्या है? 3 और 7 है। ठीक है, तो इसमें एक ही तो चर है, तो मैंने लिखा है एक चर में बहुपद है ये। दूसरी चीज, 2x + 3y = 12। इसमें हमारे पास दो चर हैं, एक x है और एक y है। तो दो चर मेरे पास हो गए, एक x 2x और 3y। इसमें दो चर है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण कैसे होंगे हमारे पास? इस तरीके के होंगे। लेकिन इन दोनों समीकरण में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इसमें चर की घात एक है अधिकतम, x की पावर कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं। इसमें भी दोनों चरों की घात कितनी है? एक एक है। तो इनकी घात कितनी है? एक है। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो जिनकी घात एक होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। दैट्स इट, इतनी बात अब तक हमने तुम्हें समझाई है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि दो चरों में रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। जनरल फॉर्म क्या है कि हम दिखाएंगे कैसे मैथमेटिक्स में कि भाई रैखिक समीकरण कैसे दिखते हैं। तो ऐसे दिखाएंगे, ax + by + c = 0। ये मेरे पास जनरल फॉर्म है, ax + by + c, ये जनरल फॉर्म है। बस इसे आप अपने दिमाग में ना सेट कर लीजिए, इसमें कोई खास वो नहीं है, हम आपको अच्छे से समझाएंगे ही आगे चलते। ठीक है, इस चीज को तो फिलहाल अभी के लिए क्या करना है आपको, इसे याद कर लेना है, ax + by + c। ये बस इतनी सिंपल सी बात है कि आप इस ऐसे याद कीजिए कि सर ने कुछ बता दिया और हमने ऐसे ही दिमाग में रख लिया बस। ax + by + c = 0, जहां ए बी सी एक वास्तविक संख्या है। जैसे वास्तविक संख्या ए की जगह एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। बी की जगह सिमिलरली एक दो तीन हो सकते हैं, सी की जगह सिमिलरली एक दो तीन हो सकते हैं। ठीक है, तो तथा ए और बी दोनों सात शून्य नहीं हो सकते, मतलब इनमें से दोनों शून्य नहीं हो सकते हैं, या तो ये शून्य हो जाए या ये शून्य हो जाए, दोनों एक साथ शून्य नहीं होंगे। समझ में आई सर? ठीक है, जैसे कि ए और बी की जगह पे एक साथ शून्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक शून्य हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने पास लिख लिया 2x + 3y - 12 = 0। देखो ये वाला फॉर्म इस तरीके से लिखा है। देखो ए की जगह पे दो आ गया, एक्स की जगह एक्स आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, बी की जगह तीन आ गया और बाई की जगह बाई आ गया। अब देखो प्लस की जगह माइनस आने का मतलब ये नहीं है कि माइनस हो गया वहां, ये प्लस सही रहा, लेकिन 12 माइनस के 12 आए हैं, तो प्लस और माइनस की लड़ाई होगी तो माइनस की बन जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लस था तो प्लस ही रहेगा, लेकिन हमने यहाँ माइनस के 12 ऐड करे हैं, इस वजह से ये क्या हो गया, ये प्लस माइनस माइनस बन गया। तो 2x + 3y - 12 = 0। तो इस तरीके से मेरे पास जो जनरल फॉर्म है, कि जनरल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है ax + by + c = 0। किसकी? रैखिक समीकरण की जनरल फॉर्म है ये। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि जनरल फॉर्म लिखिए या जनरल फॉर्म पर टिक मारिए। अब हाई स्कूल में टिक ही मार का आएंगे, तो जनरल फॉर्म पे टिक मारने के लिए दो रैखिक समीकरण जनरल फॉर्म होती है ax + by + c। दैट्स इट। ओके, समझ गए? अगली क्या है, अगला चीज हमारी क्या है वो ध्यान से समझिए। अगला चीज हमारा ये है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। ये बात हमने समझनी बात है, मतलब युग्म क्या होते हैं।
हमने ये समझा कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया कि जिसकी घात एक होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। हमने समझा कि समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, समीकरण का सामान्य रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब हम समझते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। युग्म मतलब होता है किसी का चीज का जोड़ा। जैसे अपन चप्पल खरीदेंगे तो दो चप्पल खरीदेंगे तो वो चप्पलों का युग्म हो गया। जैसे मेरे पास साइकिल में दो पहिए होते हैं, यानी कि साइकिलों के दोनों पहिए का युग्म हो गया, मतलब जहां जोड़ा दिख जाए वहां युग्म होता है। ठीक है, तो जब दो रैखिक समीकरण एक साथ दिए जाते हैं, देख रहा है ना, जब दो रैखिक समीकरण एक साथ दिए जाते हैं तो उसे वो रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं। अब आपको पता है भाई, जोड़ा तो हर जगह काम करता है, जोड़ा नहीं होगा तो जिंदगी नहीं चलेगी, समझ रहे हो ना आपका। जोड़ा जरूरी है, तो अपने मैथ में भी जोड़ा ही करेंगे भाई, समीकरण का जोड़ा हो गया दोनों में। तो क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 1, ये मेरे पास समीकरण का क्या हो गया, जोड़ा। कौन सा समीकरण सर, रैखिक समीकरण। तो अगर मैंने एक साथ दो समीकरण रख दिए रैखिक, रैखिक समीकरण दो रख दिए एक साथ, तो उसे कहेंगे मैं जोड़ा हो गया भाई साहब। ये दोनों रैखिक समीकरण का क्या हो गया, ये युग्म हो गया। क्या हो गया सर, युग्म। अब हम इसे कहेंगे युग्म। ये मेरे पास हो गया युग्म। ठीक है, समझ में आ गई होगी। जहां दो रैखिक समीकरण दिख जाए वो ही होता है रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, अब रैखिक समीकरण का योग तो हमने समझिए, इसको हम किस तरीके से हल वगैरह करते हैं वो आप समझ लीजिए। ठीक है, तो किस तरीके से अपन हल करेंगे तो वो ध्यान से देखिए कि हल का अर्थ क्या है, समझो। किसी समीकरण का हल वह मान होता है जिसे रखने पर समीकरण सत्य हो जाए। ये बात ध्यान से समझने वाली बात है, तो इसके लिए मुझे रफ कार चाहिएगा, तब मैं आपको समझा पाऊंगा बेहतर तरीके से। तो रफ पेज ले लेते हैं ना एक, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो देखो एक बात समझो ध्यान से, इस चीज को मैं अभी छुपा लेता हूं, यहाँ देखो ध्यान से। मेरे पास जो समीकरण है वो दिया है x प्लस वाई बराबर 5। अब इस समीकरण के, ध्यान से आराम से समझो, इस समीकरण के जो मान होंगे ना, अगर हम इन मानों को रखेंगे तो उनके लिए ये सत्य होना चाहिए, जो मान रखे जाएंगे। कैसे सर, समझ में नहीं आई। तो जैसे कि देखो, यहां मेरे पास पता है कि इसमें हमने x बराबर, यहां देखो हमें पता है कि अगर हम x की जगह मान के चलो 2 रख दें और y की जगह पे हम 3 रख दें तो क्या मिलेंगे, यहाँ पे 5 मिल जाएंगे। तो ये एक मान हो सकते हैं इस चीज के। तो ये x बराबर 2 और y बराबर 3, ये मान सत्य हैं इस समीकरण के लिए, क्योंकि इन दोनों को हम समीकरण में रख रहे हैं तो हमें 5 मिल रहा है। दैट्स इट। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि देखो ध्यान से मैंने क्या किया इसमें, कि यदि x बराबर 0 रखें, x बराबर 0 रख दिया, और y बराबर 3 रखें, y बराबर 3 रख दिया, तो इन दोनों का योग आ गया 5। ठीक है, अतः 2 और 3 का एक, इसका एक हल हो गया, मतलब 2 और 3 इसके एक हल हो गया। अब सर आप कहोगे कि सर हम 3 आगे रख दें और 2 पीछे रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 3 और 2 5 हो जाएंगे, यानी कि x की जगह 3 आ जाएगा, y की जगह, तो उस वो भी एक हल हो जाएगा इसका। लेकिन आएंगे तो मेरे पास 2 और 3 ही, 2 और 3 ही रखेंगे अपन तभी आएंगे। ठीक है, एक और 4 रखने पर भी आ जाएगा, 1 और 4, मतलब हल तो काफी सारे होंगे। ठीक है, इसके हल तो हो सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हल वही सत्य होंगे जो इस पूरी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि x की जगह हम वही संख्या रखेंगे, x और y की जगह वही संख्या रखेंगे जो हम उनका योग 5 आ जाए। समझ गए, ठीक है, इतना ही समझो, इसको ज्यादा गहराई मत समझो। अगले टॉपिक पे चलते हैं आप। ठीक है, देखो भाई ध्यान से एक चीज ध्यान से समझो कि अगला टॉपिक मेरे पास जो है वो है ग्राफ द्वारा। अब ये जो टॉपिक है ना अपनी पहली प्रश्नावली में ही आया है, ये जो टॉपिक है अपनी पहली प्रश्नावली में ही आया है, ग्राफ द्वारा समझो। अब ये करना कैसे वो समझो। देखो एक तो लाइन पढ़ लेते हैं, ग्राफ द्वारा समझना क्या है। दो चरों वाली एक रैखिक समीकरण ग्राफ पर एक सीधी रेखा दर्शाती है, मतलब दो चर वाली कोई भी समीकरण ले लें, कौन सी, रैखिक, कोई भी रैखिक समीकरण ले लें तो वो एक सीधी लाइन को दर्शाती है, ये बात कही है इन्होंने। जब हमारे पास दो समीकरण होते हैं तो ग्राफ पर दो रेखाएं बनती हैं, इन रेखाओं की स्थिति के आधार पर तीन विधियां बनती हैं। मतलब जो हम अगर कोई भी समीकरण होगा मेरे पास, उसको ग्राफ पे अगर दर्शाएंगे तो वो एक सीधी लाइन में आएंगे, एक सीधी लाइन देंगे। ठीक है, अगर दो समीकरण है तो दो सीधी लाइन देंगे, तीन समीकरण तो तीन सीधी लाइन देंगे। अब कैसी लाइन देंगे वो बाद में समझेंगे कि कौन कौन सी
कंडीशन बन सकती है, कौन कौन सी स्थिति बन सकती है जो कैसी लाइन आएंगी, समझे। तो पहली स्थिति समझो। पहली स्थिति में मुझे क्या समझना है, पहली स्थिति में ध्यान से देखो कि पहली स्थिति अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब होता है केवल एक हल, केवल एक हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है सर, केवल एक हल। तो देखो, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटती हैं तो केवल एक हल मिलता है, यानी कि अद्वितीय हल होता है केवल एक हल। मतलब अगर हम क्या करें, दो समीकरण लें, कोई क्या लें, दो समीकरण युग्म लें। जैसे कि मैंने मान के चलिए एक x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण ले लिया और ये दूसरा ले लिया, ये हमने पर समीकरण युग्म हो गया दोनों का, हो गया ना, दो समीकरण हो गए, दो युग्म हो गए। जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो 3 x बराबर 3 और y बराबर 2 निकला। फिलहाल ये समझो सॉल्व तो मैंने कर लिया है, बट मैं अभी सिखाऊंगा सॉल्व होता कैसे, बट आप पेशेंस रखिए जस्ट। तो देखो, हमने जब सॉल्व किया तो x बराबर 3 और y बराबर 2 आ गया। इतनी बात समझो कि x बराबर 3 आया इसका आंसर और y बराबर 2 आया। ठीक है, अब सुनो, इसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले जनरल फॉर्म पढ़ी थी। जनरल फॉर्म क्या पढ़ी हमने, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही तो पढ़ी। और मेरे पास समीकरण क्या है, अब ध्यान से देखिए, ये मेरे पास है समीकरण x प्लस के y बराबर के 5, दूसरा है x माइनस के y बराबर के 1। ये मेरे पास समीकरण आ गए। अब ध्यान से समझना इस चीज को, मैं समझाने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से समझना आप। ठीक है, यहाँ से ए बी सी के मान निकालें। देखो समीकरण एक जो है, ध्यान से सुनो, समीकरण एक है और जो समीकरण दो। तो समीकरण एक से हम ए वन मान लेंगे, इसके ए वन, यहाँ पे बी वन और यहाँ पे सी वन। ध्यान से सुनो, देखो ए एक्स की जगह एक्स है लेकिन ए की जगह कोई नहीं है, तो मतलब एक ए वन का मान आ गया एक। बाई की जगह बाई है लेकिन बी की जगह पे कोई नहीं है तो बी का मान वन आ गया। अब देखो सी बराबर के इधर है, इधर बराबर के इस साइड है, लेकिन इसमें बराबर के इधर 0 नहीं है लेकिन 5 है, तो इधर जाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ए वन का मान एक दिया है, बी वन का मान एक दिया है, सी वन का मान माइनस के 5 दिया है। ऐसे यहाँ पे ए टू का मान मेरे पास एक दिया है, बी टू का मान मेरे पास माइनस के एक दिया है और सी टू का मान मेरे पास कितना दिया है, 1 माइनस के। अब देखो, अगर हम यहां से ए वन बट्टे ए टू निकालूं, ए वन बट्टे ए टू मतलब 1/1, और बी वन बट्टे बी टू निकालूं तो आएगा 1/(-1). ये कटेगा तो -(-1) देगा, और ये कटेगा तो सॉरी ये देगा तो +(-1) देगा, ये कटेगा -(-1). ये +(-1) और -(-1) दोनों ही बराबर नहीं है, इसीलिए ए वन बट्टे ए टू बराबर नहीं आया बी वन बट्टे बी टू के। ये इस पे आधारित सवाल करेंगे अपन। फिलहाल आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ध्यान से ये समझो कि अगर ए वन बट्टे ए टू बराबर नहीं आई बी वन बट्टे बी टू के तो कैसा होगा हल, हल होगा अद्वितीय। कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। समझ गए, केवल एक हल होगा। समझ गए बेटा, समझिए। अब ऐसे मेरे पास पहली स्थिति आपको याद क्या रखनी है, पहली स्थिति आपको याद ये रखनी है कि ए वन बट्टे ए टू बी वन बट्टे बी टू आपस में बराबर नहीं हो तो अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि लाइन कैसी होंगी सर, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं ऐसी होंगी, एक लाइन ऐसी जाएगी एक लाइन ऐसी जाएगी और वे एक बिंदु पर प्रच्छेदित कहीं पे कर रही होंगी, कहीं ना कहीं पे वो काट रही होंगी। तो लाइन कैसी होंगी, लाइन होंगी प्रच्छेदित करने वाली, प्रच्छेदित। समझो बेटा, प्रच्छेदित रेखाएं बनेंगी कब, प्रच्छेदित रेखाएं बनेंगी कब, बनेंगी रेखाएं जब ए वन बट्टे ए टू और बी वन बट्टे बी टू बराबर नहीं होंगे, तब लाइनें प्रच्छेदित होंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, काट रही होंगी। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी स्थिति समझते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है, जब हमारे ए वन बट्टे ए टू बी वन बट्टे बी टू तो बराबर हों लेकिन सी वन बट्टे सी टू दो लोग बराबर नहीं हो, तो उस केस में हमारी जो लाइनें होंगी ना वो समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी, समांतर होंगी। ये बात ध्यान रखनी है बहुत ही ज्यादा। कब, जब दो लोग बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तो लाइनें समांतर होंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी कभी भी। ठीक है, और हल की बात करें तो इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, हल इसमें कोई नहीं, उसमें केवल एक हल होगा पहली स्थिति में, इसमें कोई भी हल नहीं होगा। समझ गए, तो ध्यान से लिखने वाली बात तो सभी ही है इसमें। याद करने वाली बात यह है कि अगर दो ए वन बट्टे ए टू और बी वन बट्टे बी टू दोनों लोग बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा, और अगर दो बराबर है तीसरा बराबर है तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, लाइनें कैसी होंगी, समांतर, और उस वाले में होंगी प्रच्छेदित। एक और कंडीशन है वो भी समझ लेते हैं अभी के अभी जल्दी से।
तो मेरे पास एक स्थिति और है, ये देखिए ध्यान से क्या है स्थिति, ध्यान से समझिए बेटा स्थिति क्या है। मेरे पास स्थिति है अनंत हल कब होते हैं, ठीक है, अनंत हल कब होंगे। तो अनंत हल जब होंगे जब वो क्या होंगी, लाइन है, जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो उस कंडीशन में कॉमन होता है और वो अनंत हल होता है, समझ गए। अब एक दूसरे के ऊपर होती है उन लाइनों को कहते हैं हम समपाती रेखा। क्या कहते हैं, एक के लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो उसको हम समपाती लाइनें कहते हैं। क्या कहते हैं, समपाती लाइन। या इस लाइन में एक इधर जा रही लाइन, एक ऊपर जा रही है, दो लाइन है इस एक लाइन पे ही, एक के ऊपर एक है, तो संपाती रेखाएं हो गई। ठीक है, समझ गए नहीं समझे। इसमें क्या होगा, संपाती रेखाएं हमारी होंगी जब तीनों बराबर हो जाएंगी। जब तीनों बराबर होंगे तो संपाती लाइन कहलाएंगी। लेकिन हल कितना देगा, ये अनंत हल देंगे, अनेक हल देंगे। हल कैसे होंगे, अनेक। तो याद रखने वाली बातें हैं ये, कि अगर अनंत हल होंगे, ये बात ध्यान रखो। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी साइड को एक जगह बना के आपको दे देता हूं। देखो इसमें क्या है, मेरे पास महत्वपूर्ण सारणी एक है, क्या है, रेखाओं की स्थिति मैंने क्या की, रेखाएं जब काटेंगी एक बिंदु पर, एक बिंदु पर जब काटेंगे तो एक हल होगा। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होंगे। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं क्या होंगी, A1/A2 और B1/B2 बराबर हो, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो, तो उस केस में कोई भी हल नहीं होगा। रेखाएं संपाती कब होंगी, जब अनंत हल होंगे। लेकिन कब होंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हो, तब हमारे अनंत हल होंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है सर जी, समझ में आ गई। अब देखो अगली चीज हमने समझनी है, अगली चीज हमें ये समझनी है कि हल करने की विधियां क्या है। हमारे पास ग्राफ विधि है एक, तो हल करने की क्या है, एक तो ग्राफी विधि है जो हम पहले प्रश्नावली में पढ़ेंगे, ग्राफ बनाकर निकाल सकते हैं। एक प्रतिस्थापन विधि है, इक्वेशन को एक्स या वाई का मान निकालकर दूसरे में रख के निकाल लेते हैं। और विलोपन विधि है, जो वेरिएबल को हटाकर दूसरा मान लो। ठीक है, जिसमें से मेरे पास एक और है वज्र गुणन विधि, और वज्र गुणन विधि अपने पास अभी एग्जाम में है नहीं, ये हट गई है अभी सिलेबस से। ठीक है, तीन चीज आई है अपने पास, ग्राफी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है। इन तीनों को पढ़ेंगे अच्छे से। फिलहाल आप अब ये तो छोड़ो, ये क्या लिखा है वो सब छोड़ो, इसका जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखो कि तीन विधि से हम हल करेंगे वो प्रश्नों को। एक ग्राफी विधि से समझेंगे कैसे हल होगा, प्रतिस्थापन विधि से समझेंगे, और विलोपन विधि से समझेंगे। समझ गए ना, समझ गए, ठीक है सर समझ गए। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पर। अब हम समझ लेते हैं एक एक करके इन सभी हलों को। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि भाई प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व होते हैं सवाल। तो फिलहाल मैं अभी तो केवल समझा रहा हूं आपको, प्रश्नावली के प्रश्न कल कराऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। कुछ कमी रह जाएगी ना आपकी, लगभग आपका अब तक 50% का कवर हो जाएगा। आज 50% में वो 50% आपको दिमाग में घुस जाएगा कि इस चैप्टर में एक्चुअली में पढ़ना क्या है। फिर कल पूरा 100% जाएगा आपके दिमाग के अंदर, क्योंकि हम कर रहे होंगे प्रश्नावली, इस वजह से। ठीक है, तो फिर थ्योरी पार्ट लोग देखना पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन जान थ्योरी में ही होती है पूरी। तो ध्यान से समझो, इसमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि में क्या है, उदाहरण मैंने उदाहरण से समझाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में हमने एक एक समीकरण ये ले लिया है, एक अपने पास समीकरण ये है और दूसरा मेरे पास समीकरण ये है। दो समीकरण मेरे पास है, इन दोनों समीकरण को हो गया एक समीकरण युग्म बन गया जी। दो समीकरणों का एक युग्म बन गया। अब पहले इक्वेशन मतलब पहले समीकरण में ध्यान से देखो क्या है, कि x प्लस वाई बराबर 5 है, तो मैं x बराबर y को इधर भगा दूंगा, तो x बराबर 5 माइनस के y हो जाएगा। देखो x बराबर और y इधर चली जाएगी तो माइनस के y आ जाएगी। तो समीकरण एक से मैंने क्या किया, x बराबर 5 माइनस के y निकाल लिया, x का मान आ गया 5 माइनस के y। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये आई समीकरण x बराबर 5 माइनस के y, इस समीकरण को हम अपने अगले समीकरण में रख देंगे। तो ध्यान से देखो, दूसरे समीकरण में इस चीज को हम रख देते हैं। तो देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया, x बराबर 5 माइनस के y समीकरण नंबर 2 में रख दिया। दूसरा समीकरण मेरे पास क्या है वो दिखा देते हैं आपको। दूसरा समीकरण मेरे पास है x माइनस के y बराबर 1। तो देखो x की जगह पे 5 माइनस के y लिखे हैं मैंने, x की जगह पे 5 माइनस के y, तो x की जगह पे आ गया 5 माइनस के y, माइनस के माइनस बाई का बाई बराबर 1 का 1। ठीक है, तो 5 ऐसे कैसे, बाई और बाई माइनस के 2y बराबर 1, और इधर चले जाएगा तो ये 4 बचेंगे, ये कट जाएंगे, मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा ना, यहाँ से देखो माइनस से माइनस कट गया और 2 से ये कट गए, 4 2 बार में। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास आंसर क्या आएगा,
बाई बराबर आ जाएगा 2। अब बाई का मान हम समीकरण जो हमने निकाला था अभी x बराबर 5 माइनस के बाई, यहाँ बाई का मान रख देंगे जो अभी अभी हमने निकाला। तो x बराबर आएगा 5 माइनस के बाई की जगह पे रख देंगे 2। तो 2 ही तो निकाला अभी 2। तो 5 माइनस के 2 बराबर 3, यानी कि x बराबर आ जाएगा 3, बाई बराबर आ जाएगा 2। इस तरीके से मेरे पास समीकरण ये होता है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व। मतलब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है ना, एक वेरिएबल मतलब एक समीकरण से हम एक चर का मान निकाल लेंगे, या तो x का या y का, और वो जो निकलेगा उसको हम दूसरे में रख देंगे, तो वो बन जाएगा हमारे पास एक का निकल आएगा, फिर उसका मान आएगा उसमें रख देंगे। कल ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, कल अच्छे से समझेंगे ना, क्योंकि सॉल्व करेंगे साथ ही साथ, तो समझ में आएगा। ये वीडियो हम इस वजह से पहले से लिख लेते क्योंकि छोटी बने ये वीडियो। छोटी बनाने का कारण ये है क्योंकि थ्योरी वाले पार्ट लोग देखते नहीं है, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें उसमें, थ्योरी प्रश्नावली कराएंगे। बट डालना जरूरी होता है क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, ये भी पता है। ठीक, कुछ बच्चे मेहनती होते हैं। अगर आप जहां तक यहाँ तक पहुंच ही गए हो, वीडियो देख रहे हो ना, तो आप ऐसे मान लो औरों से अलग हो, कुछ कर सकते हो। ठीक है, उत्तर में देखो ये मेरे पास आ गए थे। प्रतिस्थापन विधि में पहले एक वेरिएबल का मान निकालकर दूसरे इक्वेशन में रखते हैं। बस मेन चीज तो यही थी, हमने अभी बताई कि प्रतिस्थापन में एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देते हैं और हमारे पास एक वेरिएबल का मान आ जाता है फिर दूसरे में। ठीक है, बस यही होता है। उसमें क्या होता है, उठाधारी करनी पड़ती है, इसमें से उठाया इसमें रख दिया, इसमें से उठाया इसमें रख दिया, बस काम खत्म, ये होता है। ठीक है, तो अब हम विलोपन विधि और समझ लेते हैं। तो अब हम समझते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि भी सीधे उदाहरण से समझेंगे। समीकरण नंबर 1 ये मान के चलो, ये मेरे पास समीकरण है, ये दूसरा समीकरण हमें दे रखा है। ठीक है, दो समीकरण हमें दिए हैं, 2x प्लस 3y बराबर 12 और 2x माइनस वाई बराबर 4। अब दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, इसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, मतलब एक चर को हटाना होता है अपनी रास्ते से। तो दोनों समीकरण को मैं घटाऊंगा। दोनों समीकरण को जब घटाएंगे तो देखो क्या होएगा, दोनों समीकरण को घटाए, देखो 2x प्लस 3y। घटाने का तरीका समझो, हम LHS बराबर के इधर वालों को बराबर के इधर वाले से घटाएंगे, इधर वाले को इधर वाले से घटाएंगे। जैसे कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस, घटा रहे हैं ना, तो माइनस 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, मतलब इधर वालों से इधर वालों घटा दियो, बराबर 12 में से 4 घटाओ, 12 में से 4 घटाओ। तो इस तरीके से देखो 2x, ये माइनस के 2x हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, और ये प्लस की वाई जाएगी 3y और 1y 4y, क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4y हो गई, 12 में से 4 गए 8 बचे, 4 दूनी 8, यानी कि बाई का मान मेरे पास निकल के आ गया। क्या, बाई का मान मेरे पास निकल के आया 2। बाई का मान मेरे पास 2 आ गया ना। अब आगे देखो ध्यान से, बाई का मान 2 तो आ गया। अब जो बाई का मान आया है ना, वो समीकरण नंबर किसी में रख दो, पहले या दूसरे में। तो देखो अब समीकरण जो है 2x माइनस वाई बराबर 4, इसमें वाई बराबर 2 रख देंगे जो हमने निकाला अभी। ठीक है, तो उसको रख देते हैं। ठीक है, तो देखो 2x ऐसे कैसे, बाई की जगह माइनस के 2 आ गए, 4 ऐसे कैसे, ये प्लस के चले जाएगा, 2 3 6, यानी कि x बराबर आ गया मेरे पास 3, बाई बराबर आ गया मेरे पास 2। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास आया विलोपन विधि से किसी वेरिएबल को हटाकर दूसरे का मान निकाला जाता है। ये हमारे पास की पॉइंट है। क्या है, विलोपन विधि में क्या होता है, एक को रास्ते से हटाना होगा तब दूसरा निकल के आ जाएगा। मैंने विलोपन विधि समझ ली, प्रतिस्थापन विधि समझ ली विद एग्जाम्पल के, लेकिन आपको जो 50% जो नॉलेज आ रही है आज, वो कल 100% होने वाली है। कल की क्लास मिस मत करना बस। ठीक है, आज तो आप केवल जो चीजें हैं वो अपने दिमाग में फीड कर लो कि ये आनी है मेरे एग्जाम में और प्रश्नावली में। ठीक है, और बाकी जो छोटी मोटी चीज है वो आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि मैथ बहुत अच्छी चीज है, समझ में बहुत जल्दी आ जाती है बच्चों को। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक मेरे पास है, अगला टॉपिक ये है कि ये है नौमा, शब्द समस्याओं में समीकरण कैसे बनाएं। मतलब शब्द आएंगे मेरे पास, उनको समीकरण में कैसे बदलें। मतलब कोई भी हमने बात कह दी, तो जैसे राम श्याम से 2 साल बड़ा है, ये मैंने एक बात कही, इसको हम समीकरण में कैसे दिखाएं, मैथमेटिक्स समीकरण कैसे बनाएं, वो चीज है। जैसे कि यहाँ पे देखो, सब समस्या सबसे पहले अज्ञात राशियों x और y को मान लेते हैं। मतलब मान लिया कि x, एक व्यक्ति को मान लिया x, दूसरे को मान लिया y, बाय हिसाब से कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण देखो, दो संख्याओं का योग मेरे पास 10 है और अंतर 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये मेरे पास क्वेश्चन है, मान लिया क्या, दो संख्या का अंतर। अब मैं क्या करूंगा, दोनों संख्याओं का मान लूंगा, और ये चीज जानने के लिए पता है क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे पीछे, क्या ज्ञात करवाया, संख्या है, तो संख्या ही को मान लो। तो देखो मान लिया पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। अब इसमें कह रहे हैं कि दोनों संख्या को मतलब x प्लस y का योग दिया 10, यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया तो 10 आएगा, और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का घटाया 2 आएगा, हमें प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो इन दोनों का योग कर दिया मैंने 10, ये घटाया दिया। अब दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, विलोपन से सॉल्व कर देंगे जैसे अभी किया।
तो देखो, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस की वाई और माइनस की वाई आपस में कट जाएंगी, एक्स और एक्स दो वाई हो जाए, दो एक्स हो जाएंगे, और 10 में से दो जाएंगे तो सॉरी, अच्छा ये माइनस माइनस माइनस, अच्छा ये जुड़ जाएंगे क्योंकि ये प्लस माइनस के है ना, प्लस माइनस के ये कट गए, समझे, प्लस माइनस के कट गए, ये जुड़ गए, ये भी जुड़ गए, तो 12 हो गए, और दो से ये कटे 6 बार, और एक्स का जो मान आया वो समीकरण में रख देंगे किसी में भी। तो देखो ध्यान से रखें, एक्स प्लस 10 बराबर एक्स बराबर 6 रखो, तो एक्स की जगह पे मैं 6 रखूंगा, तो एक्स वाई की वाई 10 के 10 इधर चलेगा, तो वाई बराबर 4 आ गया। आंसर मेरे पास संख्या जो आई 4 और 6 आई, संख्या कितनी आएंगी 4 और 6, मतलब यहां तक आपको ध्यान से समीकरण बनाना है इस वाली लाइन से। जो मेरे पास क्वेश्चन दिया था ना, ये वाला दो संख्याओं का योग, ये इस वाली लाइन से मैंने दो समीकरण बना लिए और फिर उनको विलोपन विधि से सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये अच्छे प्रश्न होते हैं, अच्छे खासे एग्जाम में आते हैं। बस कुछ चीजें आपको याद करने वाली लिख के लाया हूं मैं अलग से, तो याद करने वाली जो चीजें वो ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। तो देखो ये तो ध्यान से देखो, याद रखने योग्य बातें क्या है, दो चरों में रैखिक समीकरण का रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है बराबर 0। ठीक है, दो चरों में रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक इक्वेशन ग्राफ पर एक सीधी रेखा बनती है, मतलब अगर हम विश्व का कोई भी रैखिक समीकरण ले लें तो वो सीधी लाइन देगा, ध्यान रखनी है बात, हमेशा सीधी लाइन आएगी। दो रेखाएं काटेंगी तो एक हल होगा, दो रेखाएं जब एक बिंदु पर काटेंगे तो एक हल होगा, दो रेखाएं जब समांतर होंगी तो कोई भी हल नहीं होगा, और जब दो रेखाएं संपाती होंगी तो अनंत हल होंगे। ठीक है, ये तीनों बात अच्छे से याद रखना है। अगर दो रेखाएं काटेंगे एक दूसरे को तो वे क्या होंगे, एक बिंदु पर तो एक हल, समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, संपाती होंगी तो अनंत हल होंगे। सबसे आसान विधि अक्सर विलोपन है, ये तो आपको ध्यान रखनी है, विलोपन बहुत ही ज्यादा आसान होती है। ठीक है, तो ये बातें जो है वो आपको नोट डाउन कर लेनी है, याद कर लेनी है। ठीक है, अच्छे से। तो अगली वीडियो में तो अपन करेंगे कौन सी प्रश्नावली, अगली वीडियो में हम करेंगे 3.1 प्रश्नावली को आराम से सॉल्व। ठीक है, ध्यान से समझिए, कौन सी करेंगे 3.1। अब ये तो मेरे पास थ्योरी पार्ट जितना था वो तो हो गया अपना कवर। अब हम क्या करेंगे, अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे 3.1। आराम से ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अपनी प्रश्नावली 3.1 के साथ, तब तक के लिए बाय।